नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आप सबका डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में। दोस्तों, हम मना चुके हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। 75 वर्ष हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए और जो देश सेवा की भावना हमें देखने को मिली है, उसे हमें बरकरार रखना है। सिर्फ 15 अगस्त को नहीं, आगे भी इसको इस जो भावना है देश प्रेम की उसको बरकरार रखना है और इसी भावना के साथ हमें क्या करना है, देश के लिए काम करना है। देश के लिए काम करने का मतलब क्या होता है? अगर आप अपना काम अच्छे से करोगे तो आप देश के लिए एक अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है? तो अभी आपकी काम है पढ़ाई करना। अगर आप पढ़ाई करते हो सही से तो आप देश के लिए, आप देश की फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है? तो दोस्तों, करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स की सीरीज में यहाँ पे साथ साथ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, उनके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं कि उनसे जुड़े हुए कुछ स्टैटिक पॉइंट्स, जो पॉइंट डिस्कस करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये कहता है कि शेयर बाजार निवेशक राकेश झुंझुनवाला का 65 वर्ष की आयु में निधन, उनकी फर्म का नाम क्या था? स्टॉक इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला passes away at the age of 62. What was the name of his firm? ऑप्शन ए ग्रो, बी रेयर एंटरप्राइजेस, सी जीरोधा या डी एंजल वन लिमिटेड। तो दोस्तों, जान लेते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रेयर एंटरप्राइजेस। तो राकेश झुंझुनवाला बहुत ही प्रसिद्ध स्टॉक इन्वेस्टर थे और उनकी कंपनी का नाम था रेयर एंटरप्राइजेस। जो बाकी आपको दिख रहे हैं, ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप शेयर की ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आजकल ऑनलाइन भी हो गया, तो ऑनलाइन शेयर की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। आपके मोबाइल में हाथ है, आप यहाँ पे शेयर की खरीद बिक्री कर सकते हैं। काफ़ी मतलब यूज़र फ्रेंडली होते हैं ये ऐप्स, जहाँ तक मैंने देखा है। तो रेयर एंटरप्राइजेस बेसिकली राकेश झुनझुनवाला की कंपनी थी। इनके बारे में और जान लें, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध, भारत के कह सकते हैं अब तक के सबसे फेमस जो स्टॉक इन्वेस्टर्स हुए हैं, उनमें इनका नाम आता है। तो राकेश झुनझुनवाला का जन्म हुआ था हैदराबाद में 5 जुलाई 1960 में और मुंबई में इनका पालन पोषण हुआ। मुंबई में ही स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। इनको फ़िल्मों का काफ़ी शौक था। इन्होंने एक हिंदी फ़िल्म प्रोड्यूस की थी, इसका नाम था इंग्लिश विंग्लिश, हाँ, वही श्रीदेवी वाली। तो रेयर एंटरप्राइज़ेज़ जो इन्होंने नाम चुना था, इन्होंने ऐसे नहीं रख लिया था कि रेयर मतलब कुछ ऐसा होता है, रेयर नाम अच्छा है तो रख लिया। रेयर में जो था, इनका और इनकी पत्नी का नाम शामिल था। राकेश आर से और आर ई से रेखा, ठीक है? तो इसी दोनों को मिला के इन्होंने रेयर एंटरप्राइज़ बनाया था। और ये दुनिया भारत के टॉप जो सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं, उनमें इनका नाम शामिल था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि सरोज नारायण स्वामी का निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित थी? सरोज नारायण स्वामी पासेस अवे, सी वाज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? ऑप्शन नंबर ए है समाचार वाचक, न्यूज़ रीडिंग, बी फिल्म निर्माण, फिल्म मेकिंग, सी संगीत कंपोजिंग, म्यूजिक कंपोजिंग या डी शिक्षा एजुकेशन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूज़ रीडिंग, समाचार वाचक वाचक। और बहुत ही फेमस समाचार वाचक थी और इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। एज के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। तमिलनाडु में रीडर कम ट्रांसलेटर के रूप में इन्हें जाना जाता था। ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली में भी ये काम कर चुकी थी। तमिलनाडु तमिल न्यूज़ यूनिट में, मतलब तमिल में न्यूज़ पढ़ती थी और एज अ ट्रांसलेटर रीडर ये वहाँ पे काम करती थी। इंपॉर्टेंट नाम है, नाम याद रखिएगा, सरोज नारायण स्वामी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 3 कहता है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पहली बार किस तारीख को मनाया गया था? Partition Horror Remembrance Day was first observed first time on which date? ऑप्शन है 12 अगस्त 2022, 12 अगस्त 2022, बी 16 अगस्त 2022, 16 अगस्त 2022, 13 अगस्त 2022 यानी 13 अगस्त 2022, 14 अगस्त 2022 यानी 14 अगस्त 2022। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 14 अगस्त 2022। जी हाँ, और यही तारीख है जब पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क, अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। हम 15 अगस्त को मनाते हैं, पाकिस्तान मनाता है 14 अगस्त को। 14 अगस्त को इसीलिए पार्टीशन और रिमेम्बरेंस डे के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि ये वो समय था जब बहुत सारे लोग एक जिस तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे। यानी कि इंडिया से पाकिस्तान भी कई लोग गए और बहुत लोग पाकिस्तान से इंडिया भी गए। मतलब बहुत ही ज़्यादा विस्थापन हुआ था, ठीक है? इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया तो बहुत ज़्यादा ही लोग आए थे। तो और अगर बात करें तो कितने लोगों का, अगर सरकारी आंकड़ों की अगर एक्चुअली में बात करें तो 15 मिलियन लोगों का विस्थापन यहाँ पे हो गया था दोस्तों। 15 मिलियन, समझ रहे हो ये नंबर? तो इतने लोगों का यहाँ पे विस्थापन हो गया था और ये मतलब छोटी-मोटी घटना नहीं थी, ये बहुत ही बड़ी घटना थी। बहुत लोगों का नरसंहार भी हुआ था। कई तरफ से जाने गए थे, बहुत कुछ बदल गया था। तो इस चीज़ में जो स्ट्रगल हुआ था, जो लोगों ने इसमें सर्वाइव भी किया और आगे भी उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया।
इन चीज़ों को इन चीज़ों को वही याद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टीशन और रिमेम्बरेंस डे बनाया कि जो लोगों का उस वक़्त जो स्ट्रगल रहा था उसको कैसे हम याद करेंगे, ठीक है? तो 14 अगस्त को 2022 को पहली बार इस वर्ष पार्टीशन और रिमेम्बरेंस डे को मनाया गया है दोस्तों, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है ये, याद कर लें। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है? सवाल संख्या 4 कहता है कि एक विदेशी बैंक के भारत में जन्मे पूर्व सह सीईओ अंशु जैन का निधन हो गया है। बैंक डैश है, बैंक का नाम क्या है बेसिकली? तो इंडिया बॉर्न एक्स सीईओ ऑफ ए फॉरेन बैंक अंशु जैन passes away. The bank is ऑप्शन क्या क्या है? HSBC बैंक, बी ड्यूश बैंक, सी सिटी बैंक या डी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। सारे फॉरेन बैंक्स हैं और सारे इंडिया में ऑपरेशनल्स हैं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ड्यूशी बैंक। तो ड्यूशी बैंक के एक्स को सीईओ थे अंशु जैन, इनका हो गया निधन और 14 अगस्त को इनका निधन हो गया था। 59 वर्ष के ये थे। इन्हें बैचलर डिग्री में थी इकोनॉमिक्स में और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इन्होंने एमबीए भी किया हुआ है, फाइनेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स यानी यूएसए में इन्होंने एमबीए किया हुआ है। ड्यूश बैंक का इन्होंने मैनेजमेंट बोर्ड 2009 में इन्हें अपॉइंट किया गया था और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में जो भी जो काम होते थे उनको वो यहाँ पे लीड करते थे। बैंक का डिवीजन 2010 में हुआ। 2012 से 2015 तक ये को सीईओ थे इसी डिश बैंक में। डिश बैंक की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो अंशु जैन से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटी ये रहे हैं बैंकिंग के क्षेत्र में। आगे देख बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 5 कहता है कि महिला आईपीएल का पहला संस्करण डैश में आयोजित किया जाएगा। फर्स्ट एडिशन वुमेन आईपीएल टू बी हेल्ड इन मार्च 2023, सितंबर 2023, नवंबर 2022 या जुलाई 2023। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मार्च 2023। मार्च 2023 में जो है वो महिला आईपीएल का पहला संस्करण खेला जाएगा। इसकी बात करें तो उसमें बात है कि 5 टीमें इसमें फिलहाल के लिए खेलेंगी और 6 भी हो सकता है बट मिनिमम 5 टीमें तो खेलेंगी। ये जो टी20 वर्ल्ड कप है फरवरी 9 से 26 तक हो रहा है। इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप जो हो जाएगा उसके बाद ही जो महिलाओं का आईपीएल है उसको उसकी जो है वह शुरुआत की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाला है ये वुमेन्स आईपीएल। तो वुमेन्स क्रिकेट को ये बढ़ावा देने के लिए काफी काम आएगा। जो आईपीएल में भी आपने देखो कई नए टैलेंट भी उभर कर सामने आए हैं भारतीय क्रिकेट में। तो ऐसा आशा किया जा सकता है कि जो महिलाओं का आईपीएल होगा उसमें भी कई सारे वुमेन क्रिकेटर जो कि अननोन है अभी तक वो सामने आ पाएंगे, आ सकते हैं। तो टाइम याद कर ले, मार्च 2023 से इसकी शुरुआत होने वाली है, ठीक है। सवाल संख्या 6 कहता है कि भारतीय स्टेट बैंक बांग्लादेश में भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर आईवीएसी का और कितने वर्षों तक प्रबंधन करेगा? The State Bank of India will manage the Indian Visa Application Center in Bangladesh for how many more years from अगस्त 2022? तो कहने का मतलब है कि बांग्लादेश में एसबीआई जो है वो भारत की जो वीजा सेंटर है वहाँ पे उनकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है। तो जो ये सर्विस है इसे एक्सटेंड कर दिया है। कितने साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है ये सवाल है। ऑप्शन है ए 5, बी 2, सी 1 या डी 4। 5 2 1 4। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2, यानी कि 2 साल के लिए जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ, तो यानी कि 2 और साल तक एसबीआई जो है वो बांग्लादेश में वीजा सेंटर्स को ऑपरेट करने का काम करेगा। अभी एसबीआई 15 वीजा सेंटर चलाता है बांग्लादेश में। इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है? जमुना फ्यूचर पार्क ढाका में है, जो कि 2018 में खुला था। ये लार्जेस्ट वीजा एप्लीकेशन सेंटर है। इसके अलावा जो पहली बार जो खुला था वो खुला था एसबीआई में 2005 में ढाका में, ठीक है। आईबैक जो है वो कुछ एडिशनल सर्विसेज भी यहाँ पे शुरू करने की बात हुई कि किस तरह से जो सर्विस वीजा की है उसको कैसे स्मूथ किया जा सके। इसके लिए कुछ नए एडिशनल सर्विसेज क्या क्या हो सकते हैं उनको प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई है। एसबीआई बांग्लादेश कंट्री हेड कौन है? अमित कुमार, ठीक है। ये जो ऑपरेशन जो एक्सटेंड हुआ है वो जो साइन हुआ है वो किनके बीच हुआ है? एसबीआई के जो इंडिया हेड है अमित कुमार और जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया के ढाका में है उनके बीच ये साइन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 7 कहता है कि द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज इन द कोरी एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट गॉट कॉल्ड अ जॉइंट। द ब्रिज इज ऑन विच रिवर? रियासी जिले के कुड़ी क्षेत्र में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल को गोल्डन जॉइंट मिला है। पुल किस नदी पर है? ऑप्शन है ए रावी, बी चिनाब, सी सिंधु या डी सतलज। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चिनाब। तो चिनाब नदी पर जो है वो गोल्डन पॉइंट जॉइंट यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है ये और इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है।
ये डेवलपमेंट क्या है कि अगर ये पुल बन जाता है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में एक अच्छा रेल नेटवर्क बन सकता है। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो लोग हैं, अगर वो भारतीय रेल से जुड़ जाते हैं, रेल कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, तो सबके लिए अच्छा होगा। ये डिफेंस प्रोसेस के लिए भी अच्छा होगा, ये आम नागरिकों के लिए भी अच्छा होगा, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ने से कई चीज़ें बढ़ती हैं, रोजगार भी बढ़ता है। तो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, इससे जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो चिनाब रिवर पर कोरी एरिया में रियासी डिस्ट्रिक्ट में इसको ये बनाया गया है, गोल्डन जॉइंट एक बनाया गया है, और गोल्डन जॉइंट बनाने से एक रेलवे नेटवर्क अच्छा बनाने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, कश्मीर विल बी लिंक्ड टू रेस्ट ऑफ इंडिया विद रेल नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस। पूरा कश्मीर को भारत से रेल नेटवर्क के थ्रू जोड़ने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सवाल संख्या 8 कहता है कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए एलईडी लैंप को बिजली देने के लिए समुद्र के पानी का उपयोग करने वाला भारत के पहले खाड़ी पानी की लालटेन का उद्घाटन किया गया है, इसका क्या नाम है? India's first saline water lantern using seawater to power specially designed LED lamps was inaugurated. What is its name? ऑप्शन क्या क्या है? ए प्रकाश, बी रोशनी, सी दीपक या डी ज्योति। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रोशनी। जी हाँ, रोशनी नाम है इसका। तो जितेंद्र सिंह जो है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो भारत के स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, यानी कि स्टेट मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने जो है इसका अनावरण किया है। ये कहाँ पे? इंडिया का फर्स्ट सैलीन वाटर लैंटर्न व्हिच यूजेस सी वाटर टू पावर द स्पेशली डिजाइंड एलईडी बल्ब्स। तो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, कैथोड और एनोड जो होते हैं, तो उनके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो बिजली जो उत्पन्न किया जाएगा, उसी से यहाँ पे एलईडी लाइट्स को पावर किया जाएगा। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है जो फिशिंग करते हैं, जो मछुआरे समुदाय रहते हैं कोस्टल एरियाज में, भारत के 7500 किलोमीटर लगभग का है भाई भारत का कोस्टल एरिया। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनको उनकी लाइफ आसान करने के लिए, उनकी लाइफ कैसे आसान होगी? तो एलईडी लाइट से बिजली मिलेगी, मछलियां पकड़ने में उसका सुविधा मिलेगी। तो इसी पर्पज से इसको डिजाइन किया गया है। सागर अन्वेष का ये नाम याद रखेंगे। ये क्या है? एक कोस्टल रिसर्च वेसल ऑपरेशन है, चेन्नई में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो यहीं पे इसका अनावरण हुआ है। और ये जो सागर अन्वेष का है, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। यहाँ पे बेसिकली कोस्टल रिसर्च से जुड़े हुए कार्य किए जाते हैं, और जो लैंप बना है उसकी जो इन्वेंशन है वो इसी जगह पर हुई है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको यूनियन मिनिस्टर का भी नाम याद हो गया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और साइंस टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। सवाल संख्या 9 कहता है कि हाल ही में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आईएमडी, यूएनडीपी और जापान ने जलवायु कार्रवाई के लिए सहयोग किया है? Recently, in how many states and UTs IMD, UNDP and Japan collaborated for climate actions? Option number A 6, B 12, C 8 या D 10। 6, 12, 8, 10। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 10। जी हाँ, तो 10 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में IMD यानी कि भारत का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, UNDP और जापान ने मिलकर एक सहयोग पर हस्ताक्षर किया है। तो COP 26 समिट जो हुआ दोस्तों ग्लासगो में नवंबर 2021 में, यहाँ पे भारत ने कहा था कि वो 1 बिलियन टन से अपना जो कार्बन इमिशन है वो कम करेंगे 2030 में। जी हाँ, तो एसडीजी गोल्स या जो इस तरह की जो चीजें होती हैं, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे सभी देश इस तरह कमिटमेंट करती हैं कि एक एक डेट तक वो अपने कार्बन इमिशन को कितना कम कर लेंगे, और एक डेट तक यानी 2070 तक ऐसे कह सकते हैं कि भारत का एम है कि हमें जीरो कार्बन इमिशन तक की ओर जाना है। ज्यादा से ज्यादा हमें ज्यादा से ज्यादा हमें रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ बढ़ना है, सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ना है, इन चीजों की तरफ बढ़ना है। तो इसी के तहत जो है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD और जापानीज गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या किया है कि न्यू इनिशिएटिव बनाया है कि जो क्लाइमेट एक्शंस जो होंगे, उनको हम तेज करने का काम करेंगे। कौन कौन जगह पे होगा? बिहार में होगा, दिल्ली में होगा, गुजरात में होगा, झारखंड में होगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। इन जगहों पर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट खबर है। इनमें से किसी भी राज्य का नाम पूछा जा सकता है इसके रिलेटेड। तो राज्य के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं: बिहार, दिल्ली, NCR, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो कौन कौन शामिल है इसमें ये भी याद कर लें: इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, जापानीज गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। सवाल संख्या 10 कहता है कि अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा श्रीलंका को कौन सा समुद्री निगरानी विमान प्रदान किया गया है? Which maritime success surveillance aircraft has been provided to Sri Lanka by Indian Navy in August 2022? ऑप्शन है: A Kamov 28, B Dorina 228, C Hawk MQ-132 या D UAV Searcher। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी Dorina 228। डॉट 28 एक मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन नेवी द्वारा श्रीलंकन नेवी को हैंड ओवर किया गया है। जी हाँ,
श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमासिंघे, वो भी इस जो हैंडओवर सेरेमनी जो हुआ वहाँ पे स्थित है। हैंडओवर श्रीलंकन नेवी को किया गया श्रीलंकन एयरफोर्स बेस, जो कि कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। डॉर्नर 2088 की बात करें तो ये क्या है, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग स्टॉल है। इसे डेवलप फिलहाल किया जा रहा है एचएएल के द्वारा। प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी थी ये, जर्मनी से आई थी 1985 में। ठीक है, मेन जो इसका बेस है वो कहाँ पे, जर्मनी में है। बट फिलहाल इसे एचएएल द्वारा इसे डेवलप किया जाता है, याद कर लें, ये पूछा जा सकता है। तो इसका काम क्या है, मैरीटाइम सर्विलेंस का काम है, डिजास्टर एंड रिलीफ सिस्टम का काम है। इन सब चीज़ों की आवश्यकता श्रीलंका की जो प्रेजेंट सिचुएशन है इन्हें काफ़ी है। मैरीटाइम सर्विलेंस का मतलब क्या हुआ कि हम देखेंगे आसपास के क्षेत्रों में कहीं जो हमारे कोस्टल क्षेत्र है वहाँ पे कहीं कुछ षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है हमारे देश के खिलाफ। तो और जो वहाँ पे जो डिजास्टर रिलीफ सिस्टम है, जो कि अगर कुछ इस तरह का नेचुरल डिजास्टर होता है तो वहाँ पे तुरंत रिलीफ इस विमान के थ्रू पहुँचाया जा सकता है। तो श्रीलंकन नेवी को ये हैंड ओवर किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ऑब्वियसली शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएंगे। कमेंट में आप बता सकते हैं आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं सरकारी परीक्षा में, या किस तरह के इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं, ये सारी चीज़ आप कमेंट में खुल के बता सकते हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सरकारी परीक्षा को आप करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इससे क्या होगा कि कोई भी नई नोटिफिकेशन आएगी एग्जाम रिलेटेड, या कोई भी नए वीडियोस आएंगे, अपडेट्स आएंगे, वो सब आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।